Welcome students, welcome to my channel. My name is Mohsin Shahzad and you are watching CR Knowledge. लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया था कि हम लोग टेबल कैसे क्रिएट करते हैं उन उसके बारे में मैंने डिटेल में आप लोगों को समझाया था HTML में कि हम लोग क्या काम करते हैं और किस तरह से करते हैं। आज हम लोग देखेंगे कि हम लोग CSS कैसे अप्लाई कर सकते हैं अपने टेक्स्ट पे। इसके अलावा मैं आप लोगों को CSS के बारे में भी बताऊंगा। देखिए CSS जो कि स्टैंड फॉर है कैस्केडिंग स्टाइल शीट। अगर हम लोग इसको उर्दू में देखें तो उर्दू में इसका मतलब होता है कि झड़प। कैस्केडिंग का उर्दू में जो मतलब होता है वो है झड़प। लेकिन हम लोग क्योंकि यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, अब उसको अगर हम उसके आगे डिटेल में जाएं, उसके मीनिंग में जाएं, तो इसका मतलब होता है कि हम कोई चीज़ जो है डिलीट कर दें या किसी चीज़ को अपडेट कर दें। जैसे कि हम लोगों ने कोई टेक्स्ट लिखा है, अब उसके ऊपर बाय डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टी तो कुछ भी नहीं लगी हुई, कोई कलर वगैरह कोई ऐसा कुछ नहीं लगा हुआ, लेकिन हम उसको क्या कर देते हैं, फिर अपडेट कर देते हैं, उसके ऊपर कोई कलर्स वगैरह लगा देते हैं। तो यही हमारे पास CSS का मकसद है यहाँ पर। अब CSS को हम लोग यूज़ कैसे कर सकते हैं, कितनी वेज हैं, इनके बारे में अब हम लोग डिस्कस करें। ये हमारा लास्ट लेक्चर है जो कि हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में किया था। अगर आप लोगों ने वो वाली वीडियो नहीं देखी तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अदरवाइज आप वीडियो के एंड पे भी मैं उसको अटैच कर दूंगा, आप वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं। ओके, Ctrl+N प्रेस किया और मेरे पास न्यू फाइल क्रिएट होगी। अब मुझे इसको सबसे पहला जो काम करना है वो करना है सेव। अब यहाँ पर मैं इसको सेव करके इसको मैं नाम दे देता हूँ CSS lecture1.html। इसको मैंने कर लिया सेव। HTML5 लिख के मैंने टैब के बटन पे क्लिक किया तो बाकी का कोड ऑटोमेटिकली खुद से ही उसने राइट कर दिया। अब मुझे यहाँ पर टाइटल देना है। टाइटल जैसे कि आपको पता है कि ये ऊपर जो हमारी बार होती है, स्टेटस बार भी जिसको हम लोग कहते हैं, उसमें शो हो रहा होता है। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ माई फर्स्ट CSS और इसको मैंने कर लिया सेव। यहाँ पर मैं एक हेडिंग दे देता हूँ H1, ठीक है। यहाँ पर मैं अपने चैनल का ही नाम लिख लेता हूँ CR Knowledge। अब अगर हम इसको ऑन करें तो इसको लुक कैसी होगी वो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि इसकी लुक कैसी होगी। ये हमारी फाइल पड़ी है, इसके ऊपर मैं डबल क्लिक करता हूँ तो देखिएगा ये आ गया CR Knowledge, एक साइड पे लिखा हुआ है। अब हम लोग अगर इसको सेंटर में लाना चाहें तो भी हम CSS की मदद से ले आएंगे। इसके अलावा इसके ऊपर हम लोग अगर इसका कोई कलर वगैरह चेंज करना चाहें, इसके ऊपर इसके फॉन्ट फैमिली चेंज करना चाहें, फॉन्ट वेट चेंज करना चाहें, इसके अलावा डिफरेंट और चीज़ें हैं जो कि मैं अभी आप लोगों को बताऊंगा। तो अभी मैं क्या करता हूँ, इसको मैं सेंटर में करता हूँ। तो अब मैं आप लोगों को एक चीज़ बताता हूँ कि पहला मेथड जो हम लोग CSS अप्लाई करते हैं, फर्स्ट मेथड क्या है, उसको हम लोग कहते हैं इनलाइन। इनलाइन CSS। इनलाइन CSS का क्या मतलब होता है, यानी कि जहां पर हम लोगों ने टैग लगाया, ये देखिए H1 जो है जहां पर हमारा लगा, इसी पे इसके आगे हम लोग लिखे स्टाइल। स्टाइल लिख के अपना इसी में ही एट्रीब्यूट जो है वो मैं इसी में ही अप्लाई कर देता हूँ। देखिए कैसे, मैं इधर लिखता हूँ टेक्स्ट अलाइनमेंट और मैं लिख देता हूँ सेंटर। अब मैं इसको किया सेव और मैं इसको करता हूँ रिफ्रेश। देखो ये सेंटर में तो आ गया। अब मुझे क्या करना है, इसका कलर चेंज करना है। तो कलर चेंज करने के लिए मुझे ये जो टर्मिनेटर, ये हम लोग एज अ टर्मिनेटर यूज करेंगे और इसके आगे हम लोग लिखेंगे कलर। अब इधर एक टेक्स्ट कलर भी हो सकता है, मैं वैसे सिंपल इधर अगर लिख लूँ रेड। इधर आप लोग इसकी जो हमारे पास वर्डिंग में जो हम लोग लिखते हैं वो भी लिख सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर क्योंकि नाम के तौर पे लिखा तो उसने रेड कलर कर दिया। अगर आप वर्डिंग में लिखो तो मैं इसको ऐसे ही करना है, हैश लगाया। अब कलर लेट्स सपोज मैं ये ब्लैक ही रखता हूँ। देखो ये ब्लैक हो गया, देखिएगा अब क्या कलर आता है। अब ये वाइट हो गया है तो हमें नज़र नहीं आ रहा, इस जगह पर हमारे पास ये वाइट कलर हो चुका है। मैं इसको एक बैकग्राउंड कलर दे दूं तो आप लोगों को सही इजीली इसकी समझ आ जाएगी कि एक मैं इसको लिखता हूँ बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर मैं इसको रेड दे देता हूँ, ठीक है, ताकि आप लोगों को क्लियर वे में इसका समझ आ जाए। ओके सो ये यहाँ पर अप्लाई नहीं हुआ। अब ये क्यों नहीं हुआ, क्योंकि हमने यहाँ पर ये कॉमास जो हमारे इन्वर्टेड कॉमास हैं वही हमारे ख़त्म हो चुके थे, तो इसी वजह से ही ये अप्लाई नहीं हुआ। तो देखिए ये इसने पूरा बैकग्राउंड जो है वो नॉलेज और CR हमारा कहाँ गया। चलो CR मैं यहाँ पर दोबारा से लिख लेता हूँ। तो देखिए हमारा जो टेक्स्ट का कलर है वो है CR नॉलेज। जो ये हमारा टेक्स्ट है उसका कलर वाइट है और उसका जो बैकग्राउंड है वो है रेड। अब ये है हमारे पास इनलाइन का मेथड कि हम लोग इनलाइन कैसे यूज करते हैं। देखिए और भी बहुत सारे हैं हमारे पास CSS के, जो भी आप लोगों की करंट नीड होगी आप उसके मुताबिक सर्च कर सकते हो।
जैसे कि आप लोगों के पास फ़ॉन्ट स्टाइल है, फ़ॉन्ट वेट है, फ़ॉन्ट फैमिली है, उसके अलावा भी ढेर सारे हैं। अगर आप लोगों को नहीं पता कि मतलब किस तरह से क्या काम करना है, तो आप सिंपल इधर आओ, W3 स्कूल वेबसाइट पे जाओ और इधर आकर आप क्या करो, सी एस एस को इधर से स्टार्ट कर दो। सी एस एस सेलेक्टर्स क्या होते हैं? फाइंड और सिलेक्ट द HTML यू वांट टू स्टाइल। सिंपल सिलेक्टर है, कम्बिनेटर सिलेक्टर है। चलें इन सिलेक्टर्स के बारे में मैं आप लोगों को बताता हूँ कि ये सिलेक्टर्स हैं क्या चीज़, इनको हम लोग किस तरह यूज़ करते हैं, वो भी इसी वीडियो में हम लोग डिस्कस कर लेंगे। इसके अलावा जो आप लोग बॉर्डर, मार्जिन, पैडिंग, हाइट, बॉक्स, इनको भी मैं अभी डिटेल में बताता हूँ। मैं अभी आता हूँ अपनी ही फाइल पे। यहाँ पर मैंने लिखा CR नॉलेज। अब देखो ये हमारे पास होगी इनलाइन CSS। अब इसका हमें एक ड्रॉबैक क्या होगा? लेट्स सपोज अभी तो ये हमारे पास एक लाइन है, यहाँ पर हमारे पास ढेर सारे लाइन ऑफ कोड्स आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा। तो क्या हम लोग इसको हर एक के साथ अलग अलग जाकर लिखते रहेंगे? नहीं ना। तो हम लोगों को क्या करना है, हम लोग को इसका अल्टरनेटिव ढूंढते हैं कि हमारे पास एक ही जगह पर ये सारी चीज़ों को हम लोग एक्सेस कर सके और हमें बार बार टैग को ना ढूंढना पड़े, बल्कि एक ही जगह पर हम लोग जा जाए। तो टैग को ढूंढने से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पेज लेवल CSS, या जिसको हम लोग इंटरनल CSS भी कहते हैं, उसको इस्तेमाल करते हैं। अब पेज लेवल CSS क्या होती है? पेज लेवल CSS से मुराद ये है कि जो हमारा स्टाइल का टैग होगा वो अब टैग के अंदर नहीं आएगा। अब स्टाइल कहाँ पर आएगा? हेड के अंदर आएगा। तो हम लोग हेड में क्या लिखेंगे, यहाँ पर स्टाइल, और टैब के बटन पे क्लिक किया। अब देखो यहाँ पर हमारे पास स्टाइल आ गया। अब हमने जहाँ पर ये H1 को इतना काम कर रहे थे ना, H1 के अंदर ही, अब हम लोग सिंपल H1 को ऐसे ही रख लेते हैं और इस चीज को कॉपी कर लेते हैं, इनको, या कट कर लेते हैं। अब देखिएगा मैं इस स्टाइल को फिलहाल खत्म करता हूँ। अभी एक और इम्पॉर्टेंट चीज है जो कि आप लोगों को बतानी है, लेकिन फिर भी इस पे कोई असर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने वो अप्लाई कर दिया। अब मैं अगर इसका बैकग्राउंड जो है वो यहाँ से रेड की बजाय येलो कर देता हूँ, तो देखो येलो इसका बैकग्राउंड हो गया। अब इसमें कोई असर नहीं हो रहा। लेकिन अब हमारे पास एक CSS जो हमने इसके ऊपर अप्लाई किया है वो है पेज लेवल। अब एक हम लोग इंटरनल भी यूज कर देते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, अलाइनमेंट हम लोगों ने सेंटर की हुई थी ना। अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ स्टाइल टेक्स्ट अलाइनमेंट, सेंटर की बजाय मैं लेफ्ट कर देता हूँ। अब क्या होगा हमारे पास, क्या ये वाला स्टाइल अप्लाई होगा या ये वाला स्टाइल अप्लाई होगा? देखें, इसने स्टार्ट होना है टॉप से, एक सीक्वेंस में इसने चलते आना है। जैसे ये आएगा यहाँ पर, ये इस पे अप्लाई कर देगा, वो सेंटर में कर देगा, कलर्स वगैरह चेंज करेगा। जैसे ये इस टैग पे आएगा, इस टैग पे आके उसने देखना है टेक्स्ट अलाइनमेंट लेफ्ट लिखी हुई है, तो वो उसको लेफ्ट कर देगा। क्यों? क्योंकि जो हमारे पास इनलाइन CSS है वो ही प्रायोरिटी रखेगी इसके लिए। तो देखें उसने क्या किया, इनलाइन को यूज कर दिया, उसको ओवरराइड कर दिया। अगर मैं आप सिंपल लफ्जों में बताऊं, ओवरराइड। ओवरराइट ओवरराइट का क्या मतलब है? देखें, ओवरराइट का मतलब ये है कि किसी चीज के ऊपर कोई चीज लिख देना। अब अगर हम लोग अपने मोबाइल्स की बात करें, जो हम लोग मेमोरी यूज करते हैं, तो देखिए जो भी चीज हम लोग उसके ऊपर स्टोर करते हैं और डिलीट कर देते हैं, वो एक्चुअल में डिलीट नहीं होती। वो क्या होता है, उसको उसकी जगह पर कोई और चीज को पुट कर दिया जाता है। ठीक है, जब उसके ऊपर कोई चीज आ जाती है तब वो चीज जो नीचे वाली होती है वो हमें नजर नहीं आ रही होती, लेकिन बैकग्राउंड में वो होती है। इसी तरह यहाँ पर भी ऐसे ओवरराइट ही हो रहा है। अब इसने पहले तो क्या किया, पहले इसको सेंटर में किया, लेकिन बाद में हमारे पास प्रायोरिटी क्योंकि इसकी थी इनलाइन की, अगर हम लोग इनलाइन को यूज कर रहे हो तो, अगर हम लोग इसको इधर से यूज ही ना करें, हम कहते हैं कि हमारा सारा का सारा टेक्स्ट जो है वो उधर ही चला जाए, मतलब CSS जो है वो सारी उधर ही ऊपर वाली हो। अब उसने कुछ भी नहीं किया इसके साथ, तो ये तो आप लोगों को समझ आ गई होगी। अब हम लोग सेलेक्टर पे आते हैं, जो कि मैंने आप लोगों को अभी W3C स्कूल वेबसाइट पे हम लोगों ने देखा था। वहां पर सिलेक्टर्स के बारे में बात हो रही है। सिलेक्टर क्या चीज है? देखिए सिलेक्टर, वहां पर जो डिस्कशन हो रही थी वो यही थी कि हम लोग किसी चीज को सिलेक्ट करके उसके ऊपर कोई ना कोई फंक्शन परफॉर्म करवाएं। जैसे कि मैं यहाँ पर नीचे लिखता हूँ पैराग्राफ, पैराग्राफ का एक टैग दे देता हूँ, और इस पैराग्राफ के टैग के ऊपर मैं लिख लेता हूँ सम टेक्स्ट हेयर। इसी तरह मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ और इधर पेस्ट कर देता हूँ, इसके आगे 2-3 बार पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं इसको करता हूँ सेव, और नीचे देखिएगा क्या होता है।
देखिए ये आ गया सम टेक्स्ट हियर। अब हम लोग इसको क्या ऐसे इसको एक ऐसे कह लेंगे सिलेक्ट करना है। अब हमारे पास दो पैराग्राफ, मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ, नीचे इधर लगा देता हूँ और इधर एक मैं H1 का टैग लगा दूं। चलें H1 का टैग लगा देता हूँ, न्यू। अब हमें देखिएगा क्या चीज़ शो होती है। अब वही चीज़ न्यू पैराग्राफ, जब हम लोगों ने न्यू टैग लगाया तो उसके ऊपर क्या आ गया, वही पुराने वाला आ गया, क्योंकि हम लोगों ने सिलेक्ट किसको किया हुआ था, H1। तो उसने देखा H1 जहां जहां पर है उसके ऊपर ये चीजें अप्लाई करते जाओ। अब हमें नहीं चाहिए इसका कोई बैकग्राउंड, हमें नहीं चाहिए इस दूसरे H1 का कोई भी चीज। तो हम लोग यहाँ पर आकर स्टाइल अगर लगा दें और मैं एक इसका बैकग्राउंड कलर जो है ट्रांसपेरेंट कर देता हूँ इस जगह पर। नन जो है यहाँ पर वैलिड नहीं है, तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ ट्रांस। देखिए उसने जो बैकग्राउंड कलर है वो ख़त्म कर दिया। अगर हम लोग बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट रखेंगे वहाँ पर नन जो है वो उसको नहीं गेट करता। तो आप लोगों ने बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट रख देना है ताकि वो उसको एक्सेप्ट कर ले एज अ नन के तौर पे। इनहेरिट अगर आप लोग करोगे तो जो इस पे जो भी अप्लाई हुआ है वो इधर इनहेरिट हो जाएगा। इनहेरिट क्या होता है, पेरेंट चाइल्ड रिलेशन। जैसे एक चीज़ दूसरे पे डिपेंड कर रही हो, और ऐसे कर लें जैसे अब एक पेरेंट हो, उनका बेटा या बेटी हो जो भी, तो पेरेंट्स की जो कुछ करेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो बेटे या बेटी में इनहेरिट हो जाती है। यानी कुछ करेक्टरिस्टिक्स जो पेरेंट की होती हैं, जो आदतें पेरेंट की होती हैं, वो अक्सर ऐसा हो जाता है कि बच्चों की भी वो आदतें बन जाती हैं। तो ऐसा ही है यहाँ पर भी कि अगर आप इनहेरिट करोगे तो जो ऊपर वाले की करेक्टरिस्टिक्स हैं जो ये वाली, वो इस पे आ जाएंगी बैकग्राउंड कलर में। बैकग्राउंड कलर इनहेरिट होगा तो ये वाला बैकग्राउंड इधर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे बैकग्राउंड पे हो गया। लेकिन अभी हम लोग सिलेक्टर की बात करना चाह रहे थे, तो सिलेक्टर की बात हम लोग किस तरह करते हैं, हम लोग इसको आईडी दे देते हैं। आईडी मैं रख लेता हूँ इसको P1 पैराग्राफ 1। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर लिखूँ पी का टैग अगर मैं दे के इसको मैं कलर दे देता हूँ, अब मैंने इसको ब्लू कलर दिया तो देखिएगा जितने भी पी के टैग होंगे उनको ब्लू कलर मिल जाएगा। A to Z सबको मिल गया, इसको भी नीचे वाले को भी। लेकिन हमारा जो पी का टैग था नीचे वाला वो तो एक अलग था, वो तो न्यू पैराग्राफ था ना, तो हम लोग नहीं चाहते थे कि उसके ऊपर कोई चीज हो। तो तब हम लोग सिलेक्टर को यूज करते हैं। अब सिलेक्टर हमारे पास देखिए क्या क्या है। सिलेक्टर हमारे पास है, एक हमारे पास क्लास, दूसरा आईडी। हम लोग इस तरह से सिलेक्ट कर सकते हैं। अब मैं पहले आप लोगों को आईडी के बारे में बताता हूँ कि आईडी क्या है, फिर मैं क्लास के बारे में बताऊंगा, इन दोनों के दरमियान डिफरेंस बता दूंगा, और बाकी का आप लोगों को एक्सटर्नल सीएसएस के बारे में बता दूंगा। अब हम लोगों ने आईडी यूज की P1, इसको अगर हम लोग एक्सेस करना चाहे तो हम लोग हैश का सिंबल यूज करेंगे और P1 इधर लगा के हम लोग यहाँ पर आ जाएंगे। अब मैं इसका बैकग्राउंड कलर जो है वो मैं सिंपल सा क्या कर लेता हूँ, चले रेड कर देता। बैकग्राउंड कलर इसका रेड हो गया, लेकिन टेक्स्ट का कलर तो वैसे का वैसा है। तो हम लोग इसका कलर इधर से उठा के हम लोग ग्रीन रख लेते हैं। अब देखिएगा क्या होता है, यही तो हम लोग इसी तरह तो सिलेक्ट करते हैं। तो देखिए उसने सिलेक्ट किया उस चीज को और उसके ऊपर अप्लाई कर दिया। ठीक हो गया। अब देखिए दोनों चीजें थी, पैराग्राफ भी था, मतलब पैराग्राफ एक ही था, पी का टैग एक ही था, लेकिन इसके ऊपर डिफरेंट है, इसके ऊपर डिफरेंट है। इसका मैं बैकग्राउंड खत्म कर दूं ताकि आप लोगों को ज्यादा क्लियर नजर। ठीक है, देखें इसका टेक्स्ट कलर डिफरेंट है, उसका टेक्स्ट कलर डिफरेंट है। कैसे? क्योंकि हम लोगों ने सिलेक्टर का इस्तेमाल किया। सिलेक्टर क्या करता है, उसने एक जाकर देखा कि किसकी आईडी P1 है, जिसकी आईडी P1 है उसको कलर और दे दिया, और फिर जो हमारा ये वाला टैग है उसने जितने भी P हैं उनको क्या कर दिया, ये वाला कलर दे दिया, कलर ब्लू। अब इसने पहले सबको ब्लू कलर दे दिया, जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि ये ओवरराइट हो गया। तो जो दूसरी वाली आईडी वाला था उसने क्या किया, अपना कलर ऊपर कर दिया, और जो पीछे से पेरेंट का कलर आ रहा था उसको उसने ओवरराइट कर दिया। यानी आदतें अपनी बदली भी जा सकती हैं। अगर जो पेरेंट्स की जो आदतें हैं जो बच्चों में है, तो बच्चे अपनी आदतें बदल भी तो सकते हैं। यहाँ पर भी ऐसा ही है कि उसने अपनी आदत बदल ली, अपना कलर बदल लिया, रंग बदल लिया। तो इस तरह के और भी आप लोग डिफरेंट CSS के स्टाइल्स हैं जो कि आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। मैं आपको थोड़ा थोड़ा बताता जा रहा हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए और आप लोग भी ज़्यादा बोर ना हो जाए। तो आप लोगों को अगर कंसेप्ट समझ आ गया तो आप इजीली इसको गेट कर सकते हो, और अपने मुताबिक जो भी आपने चीज़ यूज़ करनी है आप उसके मुताबिक यूज़ कर सकते हो। अभी आ जाते हैं हम लोग एक्सटर्नल CSS पे।
अब एक्सटर्नल सीएसएस क्या है? इंटरनल या पेज लेवल सीएसएस तो हमारे पास ये हो। इसकी हमें जरूरत क्यों पड़ी कि हम लोग चाहते थे कि हम बार बार एक ही टैग में ना जाना पड़े। अब एक ही टैग में तो हम लोग मतलब एक टैग, हर टैग में हम लोग अलग अलग से जाके वहां पर हम लोग चेंज कर रहे थे इनलाइन में। लेकिन हमें जरूरत पड़ी, हम लोगों ने कहा कि नहीं यार, हर बार हम लोग टैग के अंदर कितने जाएं। अभी यहाँ पर एक दो टैग लगे होंगे, लेकिन ज्यादा टैग लग गए तो हमें तो मुश्किल हो जाएगी ढूंढना, हर टैग को जाकर ढूंढना और उसके ऊपर इनलाइन सीएसएस अप्लाई करना। जैसे कि मैं आप लोगों को एक डेमो के तौर पे दिखा सकता हूँ कि क्या कैसे। ये मैंने एक असाइनमेंट बनाई थी कल, इसके ऊपर इनलाइन सीएसएस अप्लाई की हुई है। यहाँ पर देखें, इनलाइन सीएसएस अप्लाई की हुई है। अब देखें यहाँ पर ये मैंने एक टीडी इस्तेमाल किया, इसके बैकग्राउंड कलर में ये कर दिया। फिर मैंने स्टाइल जो एक टीडी अलग से यूज किया, उसके बैकग्राउंड कलर में देखो ये कर दिया। अब मेरे पास ये नंबर ऑफ लाइंस बहुत ज्यादा है, देखें इस जगह पर इतनी ज्यादा है। अब मुझे अगर कहीं पर चेंज करना हो तो मैं उसको पहले ढूंढूंगा, ढूंढने में मेरा काफी टाइम लग जाएगा। जब इतना टाइम मेरे ढूंढने में लग जाएगा तो मुझे भाई इसका फायदा क्या हुआ? कोई फायदा नहीं। फायदा यही हुआ कि बस मैंने जाकर अप्लाई कर दिया। लेकिन अगर मैं इसको अपडेट करना चाहूँ तो मुझे ये काफी डिफिकल्ट होगा। तो देखिए, हम लोग क्या करते हैं, जो टेक्नोलॉजी आ रही है वो क्या करती है, वो लोगों के लिए आसानियां पैदा कर रही है। हर बार आसानी आती है हमारे लिए कोई ना कोई। तो यहाँ पर भी उन्होंने आसानी के लिए फिर पेज लेवल पे कर लिया काम। अब पेज लेवल पे क्या है कि हम लोगों ने अलग अलग सबको आईडीज वगैरह दे के और उनको काम अपने जो जो भी है उसको अपने मुताबिक चेंज कर लिया। अब पेज लेवल पे हमें पूरे टैग्स में जाकर नहीं देखना होगा। सिंपल क्या करना होगा, यहाँ पर स्टाइल के जो हमारा होगा टैग, उसके अंदर आना है और वहां पर आकर अपनी आईडी को ढूंढ के सिंपल अप्लाई कर दें। अब ये तो थी हमारे दो डिस्कशन, इनलाइन और पेज लेवल या इंटरनल सीएसएस। अब हमारे पास तीसरी डिस्कशन आती है जो एक्सटर्नल सीएसएस है। उसकी हमें जरूरत क्यों पड़ी भाई? हमारे पास ये दो सीएसएस पहले से मौजूद हैं, तो हम लोग तीसरी सीएसएस को क्यों लेके चलें? मतलब हमारा तीसरी जो टाइप है सीएसएस अप्लाई करने की, वो हमें क्यों जरूरत पड़ी? वो हमें इसलिए जरूरत पड़ी क्योंकि अब देखिए ये हमारे पास एक पेज है। वेबसाइट में कोई एक पेज तो नहीं होता, वेबसाइट के तो डिफरेंट पेज होते हैं। अब हम चाहते हैं कि हमारे कोई से दो या तीन पेज जो हैं, एक से ज्यादा पेजेस जो हैं, मैं कह रहा हूँ सेम दिखें। अब उनके ऊपर हम लोग क्या, हर एक के ऊपर अलग अलग उनका पेज लेवल सीएसएस बनाएंगे? देखें, मैंने एक ही काम किया, एक न्यू पेज बनाया, उसके ऊपर जो मैंने हेडिंग लगा दी, मैंने यही हेडिंग लगा दी। और मैं भी चाहता था कि यही उसके ऊपर जो एट्रीब्यूट उसके भी हों वो भी यही हों, इस हेडिंग के भी। तो क्या मैं अब ये दोबारा से उधर लिखूं? देखिए, अगर मैं ये दोबारा से लिखूं तो 3 लाइन्स हैं, 4 लाइन्स हैं, लिख लूंगा। लेकिन मेरी कोड्स में तो इजाफा होगा, नंबर ऑफ लाइन्स बढ़ेगी हमारे कोड्स की। तो मैं नंबर ऑफ लाइन्स को बढ़ाना ही नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि ये एक चीज है उसके ऊपर भी अप्लाई हो जाए, या फिर एक ही पेज के अंदर मेरी सारी की सारी चीजें आ जाएं। और मैं चाहता हूँ कि मुझे बार बार अलग अलग से पेज ना ओपन करना पड़े। ठीक है, लेट्स सपोज मेरी वेबसाइट के 10 से 12 पेजेस हैं, हर एक के ऊपर मैंने पेज लेवल सीएसएस दी हुई है। अब मैं हर एक के पेज को ओपन करूंगा और उस पर जाकर उसकी सीएसएस को चेंज करूंगा, बजाय कि मैं यूज कर लूं एक ही सीएसएस की फाइल को और उसी के अंदर मैं अगर कुछ चेंजेस करनी हो तो मैं कर सकूं। तो देखिए, यही हमारे पास बेनिफिट था एक्सटर्नल सीएसएस का। तो मैं एक फाइल बना लेता हूँ न्यू, और यहाँ पर अब देखिए मैं क्या करने लगा हूँ। न्यू फाइल मैंने क्रिएट कर ली, इसको मैंने सेव कर देना है। सेव मैं किस नाम से करता हूँ? मैं करता हूँ स्टाइल डॉट सी एस एस के नाम से। अब यहाँ पर एक्सटेंशन देखिए चेंज होगी, क्योंकि ये हमारे पास सी एस एस यहाँ पर सारी आएगी, तो मैंने इसको एक्सटेंशन चेंज कर दी। अब मैंने यहाँ पर इसको कर लिया सेव। अब मैंने जो यहाँ पर देखिए क्लास लेक्चर 1 की जो हेडिंग थी, मैं इस पूरे स्टाइल को यहाँ से करता हूँ कॉपी या कट कर लेता हूँ और इसमें अगर अप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, लेकिन ये यहाँ पर अभी तक अप्लाई नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? मैं बताता हूँ क्यों नहीं होगा अप्लाई। देखिए, मैं अगर यहाँ पर आऊँ और इसको मैं रिफ्रेश करूँ तो देखिए कोई अप्लाई नहीं हुआ। यहाँ पर न्यू पैराग्राफ में क्यों अप्लाई हो रहा है? क्योंकि हम लोगों ने इनलाइन सीएसएस दी हुई है। यहाँ पर देखिए इनलाइन सीएसएस है, स्टाइल, बैकग्राउंड कलर ट्रांसपेरेंट और कलर रेड जो भी है हम लोगों ने इनलाइन दिया हुआ है। अब हम लोग अगर इसको इस्तेमाल करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं? यहाँ पर ये देखो ऊपर एक मेरे पास टैग आ रहा है, लिंक रेल स्टाइल शीट एच रेफरेंस। अब ये रेल का क्या मतलब है? ये डिफाइन करता है रिलेशनशिप को, जो हमारा करंट डॉक्यूमेंट का होता है और जो हमारी फाइल लिंक्ड होती है, इनके दरमियान में रिलेशनशिप क्या है। अब इनके दरमियान में जो भी रिलेशनशिप होगा ये इसमें हम लोग डिफाइन करेंगे और हम लोग इसी टैग के अंदर ही अपनी CSS की फाइल को अटैच करेंगे। हमारी फाइल का नाम है style.css। अब देखिएगा, अब हम लोगों ने जब अटैच कर दिया ना,
तब ये इसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा। देखिए हो गया अप्लाई। कोई डिफिकल्टी आई? नहीं आई ना। तो देखिए एक्सटर्नल का हमें यही फायदा है। अब मैं आप लोगों को कुछ एट्रीब्यूट्स के बारे में बता देता हूँ कि हमारे पास कुछ एट्रीब्यूट्स जो हैं जिनको हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। उनमें सबसे पहला जो एट्रीब्यूट है, अगर मैं पैराग्राफ में उसको यूज़ करूँ तो हम लोग यूज़ करते हैं, चलें फॉन्ट स्टाइल को मैं कर लेता हूँ। फॉन्ट स्टाइल हमारे पास क्या होगा, हम लोग किस तरह का स्टाइल उसको देना चाहते हैं। यहाँ पर हमारे पास आ जाता है एक नॉर्मल। नॉर्मल में क्या होगा, अगर मैं नॉर्मल पे आता हूँ तो देखिएगा क्या आता है, कुछ भी असर नहीं हुआ, वो जैसा का था वैसे ही रहा। अब अगर मैं यहाँ पर इटैलिक कर देता हूँ, फॉन्ट स्टाइल इटैलिक, देखिएगा उसने इटैलिक कर दिया ना सारे पैराग्राफ को, इसको भी उसको भी उसने इटैलिक कर दिया। अब मैं चाहता हूँ कि एक का इटैलिक रहे और जो दूसरा है हमारे पास, इसका फॉन्ट स्टाइल इटैलिक ना हो, कोई और हो जाए। ये भी हमारे पास एक फॉन्ट स्टाइल है। हम लोग क्या करते हैं, इसको, ये भी इटैलिक का ही है ना, इसको हम लोग नॉर्मल कर देते हैं। ओके, तो ये नॉर्मल होगा। हमारे पास जो बोल्ड वगैरह है वो तो यहाँ पर अप्लाई नहीं हो रहा। अगर हम लोग इसकी फॉन्ट फैमिली देखें तो मैं यहाँ पर इसकी फॉन्ट फैमिली को रख लेता हूँ। फॉन्ट फैमिली में कोई भी हम लोग रख सकते हैं। मैं यहाँ पर लिखूँ सेंस सेरिफ, अच्छा सेरिफ सिर्फ लिख लेता हूँ। तो देखिएगा इसकी फॉन्ट फैमिली कैसी हो जाती है, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। मैं कैलिबरी लिख लेता हूँ, कैलिबरी फॉन्ट, स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है। देखिए उसने इसको थोड़ा सा चेंज कर दिया, ठीक हो गया। अब फॉन्ट फैमिली में आप कोई भी फॉन्ट फैमिली लिख सकते हो। आप गूगल पे आओ, यहाँ पर आकर आप सर्च कर सकते हो फॉन्ट फैमिली। यहाँ पर आपको सेरिफ, sans सेरिफ, क्रुसिव, कैलिबरी की बजाय मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ कर्सिव। देखिए इसने थोड़ा कर्सिव से कर दिया, इसको थोड़ा और उसने आगे बढ़ा दिया। तो फॉन्ट फैमिली आप कोई भी डिफरेंट फैमिलीज हैं आप उधर से सर्च कर सकते हो, कौन कौन सी फैमिलीज हैं आप उधर से देख के लगा सकते हो। अब इसके बाद हमारे पास फॉन्ट वेट आ जाता है। मैं इसी के अंदर आ जाता हूँ और फॉन्ट वेट, अगर हम लोग यहाँ पर फॉन्ट वेट में लिखें बोल्ड, हमारे पास बोल्ड आता है। तो देखिए इसने बोल्ड कर दिया। अब अगर हम लोग यहाँ पर फॉन्ट वेट में लिख दें 100, ठीक है, इसके साथ हम लोगों ने कुछ भी नहीं लिखना, नंबर्स में भी हम लोग दे सकते हैं। तो देखिए 100 में उसने इसको चेंज कर दिया। मैं इसको थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ा दूँ तो देखिएगा क्या होता है, 1000 कर दिया ना, तो देखो इसने थोड़ा और बढ़ा दिया उसको। तो फॉन्ट वेट में हम लोग इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉन्ट स्टाइल का मैंने आप लोगों को बता दिया, फॉन्ट वेट का बता दिया, फैमिली का बता दिया। उसके बाद साइज़ पे आ जाते हैं। जो हमारे पास टेक्स्ट का साइज़ है ना, उसी को बेसिकली हम लोग फॉन्ट साइज़ भी कह सकते हैं। फॉन्ट साइज़, ये ऊपर हमारे पास प्रॉपर्टी है फॉन्ट साइज। मैं कर लेता हूँ 2em। अच्छा, मैं इसके 3em, आप लोगों ने पिक्सल में इसको पढ़ा होगा, लेकिन मैंने यहाँ पर देखो em में यूज़ किया है। अब em का क्या मतलब होता है, ये हमारे पास होती हैं जब हमारे पास टेक्स्ट जो होता है ना, ये देखिए अगर हम लोग इसको रीसाइज करते हैं तो देखिए कभी ऐसा हो जाता है कि वो अपने जो पिक्सल हैं वो छोटे हो जाते हैं, स्क्रीन क्योंकि कम हो जाती है, तो उसी लिहाज से वो पिक्सल जो हैं वो ज़्यादा एडजस्ट नहीं कर पाते। तो जो em हम लोग यूज़ करते हैं, ये हमारे पास एक हम लोग कह सकते हैं कि रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। यानी पहले से 3 गुना ज़्यादा, जितना भी पहले है उससे 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दो और वो हो जाएगा। अगर हम लोग 1em करें तो मतलब 1 गुना ज़्यादा, एक बार उससे ज़्यादा मल्टीप्लाई कर दो तो उससे ज़्यादा हो जाएगा। देखो इसी तरह ही है ना। तो आप इसको पॉइंट्स की फॉर्म में भी दे सकते हो साइज। अब ये हमारे पास यहाँ तक हो गया। अब हम लोगों ने टेक्स्ट अलाइनमेंट कर ली, उसके बाद मैं टेक्स्ट डेकोरेशन यहाँ पर कर लेता हूँ। और भी बहुत सारे हैं, आप देख सकते हो कोई भी। इसमें हमारे पास टेक्स्ट डेकोरेशन में अंडरलाइन आ जाता है, उसके बाद ओवरलाइन आ जाता है, अंडरलाइन आ जाता है, ओवर, ये अंडरलाइन हो गया। अब मैं अगर ओवरलाइन करूँ, अब मैं जब इसको ओवरलाइन किया तो लाइन जो है ये उसके ऊपर चली जाएगी, देखा टेक्स्ट के ऊपर जा रही है। अगर मैं लाइन थ्रू करूं, उसने टेक्स्ट के अंदर से लाइन निकाल दी। जब हम लोगों के पास प्राइस वगैरह जो है हमारी कम हो रही हो, तो जो एक्चुअल प्राइस होती है उसके ऊपर लाइन आ रही होती है ना, वो कट करके नीचे उसकी न्यू प्राइस दी होती है। तो हम लोग लाइन थ्रू की मदद से वो काम भी कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक हो गया। अब टेक्स्ट डेकोरेशन के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया। उसके बाद टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन, जो हमारे पास ये हम लोग हेडिंग में दे लेते हैं। अब इसमें हमारे पास क्या क्या आता है, एक हमारे पास आ जाता है कैपिटलाइज,
यानी कि वो कैपिटल लेटर में उसको ट्रांसफर कर दे। हेडिंग जो हमारी है सी आर नॉलेज। देखिए उसका जो पहला पहला वर्ड है उसने क्या किया, उसको उसके जो पहला वर्ड है उसको चेंज कर दिया, उसने कैपिटल कर दिया। तो कैपिटलाइज का हम लोग इसके अलावा टेक्स्ट ट्रांसफर में कोई और भी लिख सकते हैं, जैसे कि अपर केस। अब हम लोगों ने अपर केस में लिखा तो उसने ट्रांसफर किस में कर दिया, अपर केस में। देखिए उसने सारे जो भी हैं उसने सारे के सारे को अपर केस में कर दिया। अगर हम लोगों ने एक वर्ड को मतलब जो शुरू वाला वर्ड है वही कैपिटल हो तो हम लोग कैपिटलाइज कर सकते हैं। उसके अलावा लोअर केस हम लोग यूज कर सकते हैं। लोअर केस मतलब सारे के सारे जो हैं वो स्मॉल एबीसी में चले जाएं। तो देखिए सारे के सारे स्मॉल एबीसी में चले गए। उसके बाद हमारे पास लेटर स्पेसिंग। लेटर स्पेसिंग होती है स्पेस बिटवीन टू लेटर। जैसे कि एक हमारा लेटर है सी, दूसरा हमारा लेटर है आर। तो हम लोगों को इन दोनों के दरमियान में जो स्पेस डालनी है तो हम लोग इधर सिंपल लिख लेते हैं लेटर स्पेसिंग। लेटर स्पेसिंग हम लोग लेट सपोज कर लेते हैं 2 पिक्सल। इनमें हमारे पास देखो हर लेटर में 2-2 पिक्सल की स्पेस आ गई। मैं इधर ना 2 पिक्सल के बजाय मैं आप लोगों को समझाने के लिए 2 EM कर देता हूँ, यानी पहले से 2 गुना ज्यादा। देखिए उनके दरमियान में बहुत बहुत स्पेस आ गई। तो यह समझाने के लिए मैंने जस्ट किया है कि आप लोगों को समझ आ जाए। मैं इसको खत्म कर देता हूँ और मैं यहाँ पर अब लिख देता हूँ वर्ड स्पेसिंग। अब मैंने वर्ड के दरमियान में, वर्ड हमारे पास एक CR था और दूसरा नॉलेज था, तो अब इनके दरमियान में इतनी ज्यादा होगी। अब CR 7 हो जाएगा और नॉलेज भी अपने साथ साथ हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा। तो देखिए नॉलेज CR दोनों इकट्ठे हो गए और इनके दरमियान में काफी ज्यादा स्पेस आ गई, देख रहे हो आप लोग। इसी तरह न्यू और पैराग्राफ के दरमियान में बहुत ज्यादा स्पेस आ गई। तो हम लोग वर्ड्स के दरमियान में स्पेस लानी हो तो वर्ड स्पेसिंग, लेटर के दरमियान में स्पेस लानी हो तो लेटर स्पेसिंग। ठीक हो गया। इसके अलावा हम लोगों को पास एक और चीज आ जाती है, वो है हमारे पास शेडो। और मैंने फिर आप लोगों को मार्जिन और पैडिंग के बारे में बता के अपनी वीडियो को एंड करता हूँ, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी काफी लंबी हो चुकी है। तो हम लोग इधर लिख लेते हैं शेडो को। ये पहली वैल्यू जो हमारी है वो हॉरिजॉन्टल के लिए, दूसरी वैल्यू हमारी वर्टिकल के लिए, तीसरी वैल्यू जो हमारे पास है वो है ब्लरनेस डिफाइन करने के लिए, और चौथी वैल्यू जो होगी वो हम डिफाइन करेंगे उसके कलर को। ठीक है, जो हमारा उसके शेडो का कलर होगा वो क्या रखना है हम लोगों ने। अब लेट्स सपोज पहली वैल्यू में दे देता हूँ, दूसरी वैल्यू में दे देता हूँ 2EM, तीसरी वैल्यू जो है वो मैंने उसकी ब्लरनेस डिफाइन करनी है ना, तो मैं दे देता हूँ 5 पिक्सल। और चौथी वैल्यू जो है वो उसने क्या डिफाइन करना है, उसके कलर को। हम लोग इसके टेक्स्ट पे क्या कर रहे हैं, हम लोग लिख देते हैं ब्लैक और इसको कर लेते हैं सेव। अब मैं क्या करता हूँ, इसको अपनी जो फाइल है इसको करता हूँ रिफ्रेश। देखिए उसका जो ये शेडो है ये काफी ज्यादा नीचे आ गया। तो हम लोग EM के बजाय यहाँ पर पिक्सल अगर यूज करें तो हमें ज्यादा क्लियर पता चलेगा, क्योंकि जो हमारा शेडो है वो काफी ज्यादा नीचे चला गया था। अब देखिए, अब आप लोगों को कुछ महसूस हो रहा है इसकी शेडो का। मैं जो येलो है इसका बैकग्राउंड जो कलर है येलो, मैं इसको खत्म कर देता हूँ और इसका जो कलर है को मैं वाइट के बजाय ग्रीन कर देता हूँ, ताकि आप लोगों को कुछ क्लियर वे में नजर आए। तो देखिए यहाँ पर ग्रीन के पीछे आप लोगों को ब्लैक से शेडो नजर आ रहा है, इधर भी आप लोगों को न्यू के पीछे ब्लैक से शेडो, और आप लोगों को ब्लर भी नजर आ रहा है। तो मैं ब्लरनेस इसकी ज्यादा नहीं करता, मैं कम कर देता हूँ। ठीक है, जब मैं कम करूंगा तो देखिएगा, देखिए अब थोड़ा क्लियर हमें पता चल रहा है ब्लरनेस क्योंकि इसकी कम हो गई है। अगर हम लोग इसको जो है ये वाला जो हमारा एट्रीब्यूट है इसको मैं एक बार फिलहाल के लिए खत्म कर देता हूँ। ठीक है, और मैं इसको कर लेता हूँ सेव। तो देखिए हमारा जो है पहले से डिफरेंट है ना, न्यू पैराग्राफ अभी अलग दिख रहे हैं। अब जैसे ही मैं इसको लेके आता हूँ और हमारा जो शेडो होगा उसको यूज करेंगे तो देखिएगा थोड़ा अलग दिखेगा। अब देखिए थोड़ा अलग दिख रहा है। आप इसको इंक्रीज भी कर सकते हो, यानी अब आप चाहते हो कि हॉरिजॉन्टल वे में इसको थोड़ा और आगे लेके आना है, आप इसको 10 पिक्सल कर दो। जब आप 10 पिक्सल करोगे तो आप देखिएगा कहाँ से वो डिफरेंस होगा। अब देखिए वो थोड़ा आगे निकल आ रहा है, ये देखिए पीछे से सी से वो आगे निकल आ रहा है। अब अगर मैं यहाँ पर भी इसको 10 पिक्सल कर दूं ना तो इसने ऊपर से थोड़ा नीचे आ जाना है। ठीक है, जब ऊपर से नीचे आएगा देखिएगा क्या होता है। अब देखिए ये ऊपर से नीचे आ गया, ऊपर से नीचे की तरफ आ गया। हम लोग जो पहली वैल्यू है ये हमारी लेफ्ट टू राइट मूव करने के लिए, अगर मैं सिंपल वर्डिंग में आप लोगों को बताऊं तो स्टार्ट से एंड की तरफ मूव करवाती है फर्स्ट वैल्यू, और जो हमारे पास सेकंड वैल्यू है ये टॉप से बॉटम की तरफ मूव करवाती है,
और जो थर्ड वैल्यू हमारे पास है ये उसकी ब्लरनेस डिफाइन करती है कि वो ब्लर कितना होना चाहिए। लेट्स सपोज मैं यहाँ पर 0 पिक्सल दे देता हूँ, यानी हम लोग चाहते हैं वो ब्लर हो ही ना। ठीक है, जब हम लोग ये चाहते हैं तो इधर अभी तो फिलहाल नजर नहीं आ रहा, लेकिन अगर मैं इसको 10 पिक्सल करूँ तो आप लोगों को क्लियर वे में पता चलेगा कि ब्लर हो रहा है। देखिए उसने ब्लरनेस डिफाइन कर दी ना, इतनी ब्लर वो हो चुका है। तो मैं इसको इधर रख लेता हूँ 5 पिक्सल। तो अब देखिए क्या होता है। देखिए 5 पिक्सल पे उसने काफी मध्यम कर दिया ये बैक से। अगर आप लोग उसको ज्यादा नीचे लेके आना चाहते हो तो इसको आप 20 पिक्सल कर दो। जब 20 पिक्सल करोगे तो देखिएगा क्या होता है। देखिए उससे ज्यादा ऊपर से नीचे आ गया। अगर आप शुरू से आगे की तरफ ज्यादा करना चाहते हो तो आप इसको भी 20 पिक्सल कर दो। शुरू से एंड की तरफ आप लोगों ने अगर जाना है तो इसको भी 20 पिक्सल कर दो, तो ये आगे की तरफ मूव कर जाएगा। तो टेक्स्ट शेडो हम लोग इसके लिए यूज करते हैं कि हम लोग उसका शेडो डिफाइन कर सकें, यानी साया डिफाइन कर सकें। अब हमारे पास जो लास्ट 2 पॉइंट रह गए हैं वो है हमारे पास मार्जिन और पैडिंग के बारे में। इनको डिफाइन करना बहुत ईजी है और मैं समझाने के लिए आप लोगों को काफी हद तक इसको समझा दूंगा अभी के लिए। देखिए कैसे। मार्जिन को डिफाइन करने के लिए मैं इसका जो टेक्स्ट अलाइनमेंट सेंटर है ना, इसको मैं कर देता हूँ खत्म फिलहाल। अभी देखिएगा क्या होता है। शुरू में आ गया, ये भी शुरू में वो भी शुरू में। अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ मार्जिन। अगर मैं सिंपल मार्जिन लिखूंगा, अगर मैं समझाने के लिए सिर्फ आप लोगों को बता रहा हूँ, मार्जिन में लिख देता हूँ 20 पिक्सल। अब मैं सिंपल मार्जिन लिखा है तो सिंपल मार्जिन में क्या होगा, इसने चारों साइड से इसको मार्जिन दे देना। देख रहे हो, उसने लेफ्ट से भी दे दिया, टॉप से भी दे दिया और बॉटम से भी दे दिया और राइट से भी दे दिया। अगर हम लोग सिर्फ मार्जिन लिखते हैं तो उसने चारों साइड से खुद ब खुद मार्जिन दे देना है। अगर मैं यहाँ पर 20 EM लिखूं तो आप लोगों को ज्यादा क्लियर वे में पता चलेगा। देख रहे हो, उसने इधर से लेफ्ट से राइट से टॉप से बॉटम से हर जगह से उसने उसको मार्जिन दे दिया है, चारों साइड से। हम लोग सिंपल अगर मार्जिन लिखे तो उसने चारों साइड से मार्जिन देना है, लेकिन अगर हम लोग लिखे मार्जिन लेफ्ट, अगर हम लोग डिफाइन ही कर दे कि हमने लेफ्ट से मार्जिन देना है बस और कहीं से नहीं देना, तो देखिएगा क्या होता है। उसने सिर्फ लेफ्ट से मार्जिन दे दिया, टॉप या इधर से उसने मार्जिन नहीं दिया। अगर हम लोग सिंपल इधर लिख दें मार्जिन टॉप, मार्जिन टॉप से हम लोग कर लेते हैं 3 EM, मतलब पहले से 3 गुना ज्यादा। तो आप देखिएगा उसने मार्जिन टॉप से काफी ज्यादा उसको कर दिया। इसी तरह मार्जिन बॉटम भी हम लोग डिफाइन कर सकते हैं और मार्जिन राइट भी हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो मार्जिन क्या है हमारे पास, आउटसाइड द बॉक्स हम लोग जो है अप्लाई करते हैं। इसी तरह हमारे पास पैडिंग भी है। पैडिंग हमारे पास इनसाइड द बॉक्स होती है। देखिए कैसे। मैं ना आप लोगों को इसके लिए, चले मैं यहाँ पर ही पैडिंग यूज करता हूँ, होप सो कि आप लोगों को समझ आ जाए। पैडिंग में लिखता हूँ 5 EM। तो देखिए उसने क्या है, इनसाइड द जो चीज है ना उसके अंदर उसने पैडिंग जो है वो ज्यादा कर दिया। अभी आप लोगों को यहाँ पर ज्यादा क्लियर वे में नहीं पता चलेगा, मैं आप लोगों को एक टेबल्स की तरह समझाता हूँ ताकि आप लोगों को सही क्लियर वे में समझ आ जाए। ओके, सो टेबल, हमारे पास ये टेबल क्रिएट हो गया। हम लोग इसको सिंपल मैं एक ही रो रखता हूँ बस, और मैंने कोई चीज़ नहीं रखनी, ना टी बॉडी ना कुछ भी नहीं रखना मैंने। अभी मुझे सिर्फ एक डेटा चाहिए और इसका एक बॉर्डर चाहिए। ठीक है, मैं इसको बॉर्डर कर देता हूँ, बॉर्डर में कर देता हूँ 1, और टेबल डेटा में, चलो डेटा ही रहने देता हूँ, और मैं इसको ID दे देता हूँ टेबल 1 के नाम से। सिंपल समझाने के लिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। अभी देखिएगा क्या होता है। नीचे ये हमारे पास एक डेटा बन गया टेबल। ठीक है, तो अब हम लोगों ने क्या करना है, इसके ऊपर पैडिंग अप्लाई करनी है। अब हमने इसको ID क्या दिया, टेबल 1 के नाम से। तो हम लोग अपने आते हैं style.css में और यहाँ पर आकर अपनी ID को एक्सेस करते हैं, टेबल 1। इसको अब मैं अगर पैडिंग दूं, पैडिंग लेफ्ट मैं कर देता हूँ 2 EM। अब देखिएगा, यानी कि इसने जो पैडिंग है इनसाइड डेटा जो है, डेटा के जो अंदर वाली साइड है, जिस बॉक्स में डेटा रखा हुआ है, इसमें पैडिंग आएगी इनसाइड से। देखिए उसने इनसाइड से लेफ्ट से जो पैडिंग ले ली है वो उसने गेट कर ली। ठीक है, तो जस्ट आप लोगों को एक कंसेप्ट बताना था कि मार्जिन हम लोग आउटसाइड द बॉक्स लेते हैं। अगर मैं इसको अब मार्जिन दूंगा ना, मार्जिन लेफ्ट मैं इधर ही कर देता हूँ, मार्जिन लेफ्ट मैं कर देता हूँ 3 EM। तो अब ये बॉक्स के अंदर नहीं होगा बल्कि बॉक्स ऑटोमेटिकली खुद से आगे मूव कर जाएगा।
ओके, अभी इसने नहीं किया क्योंकि यहाँ पर इसने क्या करना है, हमारा जो टेबल है उसके अंदर हम लोगों ने मार्जिन देना है। सॉरी, जो हमारा टेबल है उसको हम लोग मार्जिन देते हैं, मार्जिन लेफ्ट 3 em, क्योंकि ये टेबल के अंदर बॉक्स है ना, बॉक्स ने खुद तो आगे मूव नहीं करना, टेबल ने मूव करना है। ओके, सो अब देखिएगा, अब देखिए जो डेटा वाला है हमारे पास एक ही टेबल के अंदर एक ही रो है और उसका एक ही डेटा, तो उसने टेबल ने आगे मूव कर दिया। तो देखिए मार्जिन जो है वो आउटसाइड हम लोग देते हैं और जो पैडिंग है वो इनसाइड होती है। बस मैंने आप लोगों को यही डिफरेंस बताना था इसका मार्जिन और पैडिंग का। ठीक है, अगर आप लोगों ने इनसाइड कोई पैडिंग कोई स्पेस देनी हो तो आप पैडिंग को यूज कर सकते हो, और अगर आपने आउटसाइड करना हो तो आप मार्जिन को यूज कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप लोगों ने वैसे पैडिंग यूज करनी है, पैडिंग के अलावा आप अगर टेक्स्ट वैसे कर रहे हो तो एक टेक्स्ट इंडेंट का नाम से भी एक एट्रीब्यूट है, उसकी मदद से भी आप लोग पैडिंग का ही काम या मार्जिन का ही काम कर सकते हो। मार्जिन का ही काम, एक्चुअली मार्जिन का काम वो करते हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, लेकिन लास्ट मैंने एक चीज आप लोगों को नहीं बताई सिलेक्टर की, वो है क्लास। क्लास और आईडी में डिफरेंस मैं आप लोगों को बता देता हूँ और एक्सेस करने का तरीका बता देता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पर इसको आईडी दे दी थी P1, इसको मैं दे देता हूँ क्लास। ठीक है, P1, तो चलो मैं इधर लिख लेता हूँ पैरा, इसको मैंने क्लास दे दी थी पैरा। अब मैं जहां पर मैंने अपना लिखा है ना ये P, इस जगह पर मैं डॉट लगा के लगा देता हूँ पैरा। अब मैंने जब डॉट लगाया तब देखिएगा सिर्फ इसी क्लास के ऊपर ये चीज होगी और किसी के ऊपर कोई असर नहीं होगा। देख रहे हो लाइन थ्रू जो है वो सिर्फ एक उसी पे ही कर रही है और जो नीचे वाला पैराग्राफ है वो ऑटोमेटिकली चेंज हो चुका है। ठीक हो गया। तो हम लोग डॉट के साथ हम लोग यूज करते हैं क्लास को एक्सेस करने के लिए हम लोग डॉट यूज करते हैं और आईडी को एक्सेस करने के लिए हम लोग हैश को यूज करते हैं। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, हम लोग जो आईडी है उसको सिर्फ यूनिक ही प्रोवाइड कर सकते हैं। मतलब एक आईडी हम लोग डिफरेंट टैग्स को तो प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन हम लोग एक टैग को मल्टीपल आईडीज नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पर क्या है, हम लोग मल्टीपल क्लासेस असाइन कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ P। अब मैंने क्या करना है, मैं इस P टैग जो है ये वाला P, अब मैं कहता हूँ कि जो लाइन थ्रू है वो ख़त्म भी कर दूँ और इसको भी साथ ही रखूँ। मतलब एक मैं P और लगा देता हूँ डॉट P, और इसको मैं इधर लेके आता हूँ। कलर उसका पहले कौन सा दिया हुआ है मैंने, ब्लू। अब मैं कर देता हूँ रेड, उसने कलर रेड कर दिया। तो हम लोग मल्टीपल क्लासेस तो असाइन कर सकते हैं लेकिन मल्टीपल आईडीज असाइन नहीं कर सकते एक की टैग को। तो यही थी हमारी आज की वीडियो। होप्स हो कि आप लोगों को सीएसएस के बारे में जितनी भी मैं नॉलेज दे सकता था मैंने प्रोवाइड कर दी होगी। लेकिन अगर फिर भी आप लोगों को कोई क्वेश्चन हो, कोई क्यूरी हो, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। इसके अलावा मेरा ईमेल और इंस्टाग्राम और फेसबुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में बिल्कुल एट द एंड होगा, और वहाँ से जाकर मुझे फॉलो भी कर सकते हो। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और बेल आइकन को दबाइएगा ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।